मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब तक हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा तथा कल के वीडियो में हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और किस तरह से ये सरकार के लिए कार्य करते हैं। नीति निर्देशक किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं तथा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों के बाद में कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य की जब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के में तथा अनुच्छेद 51 के में नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए तथा 86वें संविधान संशोधन, कौन से संशोधन? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य वर्तमान में और जोड़ा गया है, जिसके तहत आज वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं उनकी आलोचना किस आधार पर की गई है, कि जो मूल कर्तव्य हैं उनकी आलोचना किस आधार पर की गई है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने पहले बता रखा है कि मूल कर्तव्यों की निम्न आधार पर आलोचना की गई है। जो मूल कर्तव्य है उनकी निम्न आधार पर आलोचना की गई है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अत्यधिक आदर्शवाद। फर्स्ट पॉइंट है अत्यधिक आदर्शवाद। कहने का तात्पर्य जो मूल कर्तव्य है वो अत्यधिक आदर्शवादी है। कहने का मतलब ये आदर्शवादी जो भी है क्या विचार उनसे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे आदर्शवादी विचारों की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद है। अब देखेंगे इसमें मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित हैं। कहने का तात्पर्य जो फर्स्ट पॉइंट है अत्यधिक आदर्शवादी, एक बार दोबारा से बता रहा हूं उसको, मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित हैं। जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ऐसे आदर्श हैं हाँ। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि अत्यधिक आदर्शवादी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से क्या है प्रेरित है। जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, पहला पॉइंट है इसमें हमारे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, राष्ट्रीय आदर्शों की पालना। सेकंड पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट है मानववाद। ऐसे आदर्श जो व्यवहार में काम नहीं लिए जा रहे हैं, कि आज के इस वर्तमान समय में इन आदर्शों को बहुत कम या न के बराबर काम में लिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कर्तव्यों के उल्लंघन पर
जिसके द्वारा नागरिक अगर मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर कि कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था नहीं। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर संविधान में, इस लाइन पर गौर करना कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर संविधान में किसी भी प्रकार की सजा की व्यवस्था नहीं की गई है, तथा किसी भी प्रकार की सजा उन्हें नहीं दी जाएगी। इससे इनकी पालना सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, अगर लोगों के मन में कानून का भय नहीं होगा तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी लापरवाही होंगे, और अगर कर्तव्यों में कठोरता का समावेश कर दिया जाए या सजा का प्रावधान कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है लोग उस दंड के भय से उनका अच्छी तरह से पालन करने लग जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पॉइंट के शुरुआत में बता दिया था कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ये दो पॉइंट थे इसके कि मूल कर्तव्यों की किस आधार पर आलोचना की गई, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अत्यधिक आदर्शवादी और सेकंड पॉइंट था कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था नहीं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद में जो न्यू पॉइंट है कि मूल कर्तव्यों का वर्तमान समय में क्या महत्व है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल कर्तव्यों का महत्व समझाइए या मूल कर्तव्यों का महत्व बताइए या वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने भी रिवाइज किया कि मूल कर्तव्यों की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए या उनका महत्व बताइए। एक ही बात है दोनों। अब देखो इसमें आपको बताना है, इसके 4 पॉइंट, कितने पॉइंट है 4, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कर्तव्यों की पालना किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। कि अगर हम कर्तव्यों की पालना नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अधिकारों का उपयोग भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है, एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्या हम कर्तव्यों के बिना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम कर्तव्यों के बिना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम हमारे कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अधिकारों का उपयोग करने के अधिकारी भी नहीं है। कहने का मतलब अगर ठीक प्रकार से हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम हमारे अधिकारों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसमें ये जो मूल कर्तव्य है ये हमारे नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। कि जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में वो नागरिकों के लिए एक आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। क्या था आदर्श के बारे में हमने बात की थी अभी, जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, अभी हमने बताया था इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये जो मूल कर्तव्य है ये हमारे नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट जो आता है ये राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाला है। कहने का तात्पर्य ये जो मूल कर्तव्य है उनका कार्य है, मुख्य रूप से उनका महत्व है राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना। कहने का मतलब मूल कर्तव्य राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने वाले।
ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक चेतना के विकास के साथ, कहने का मतलब ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक चेतना के विकास के साथ साथ नागरिक भविष्य में इन कर्तव्यों को धीरे धीरे पालन करने में क्या हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे लोगों में चेतना जागृत होगी, धीरे धीरे लोग उसमें अपने आप ही अभ्यस्त होते चले जाएंगे और इनका पालन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था मूल कर्तव्यों का महत्व। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि शिक्षा का अधिकार। अब तक हमने पढ़ा मूल कर्तव्यों का महत्व, जिसमें मैंने आपको बता दिए 4 महत्व इनके। इसके बाद आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार, ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, वर्तमान में इसके द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है, देखेंगे। इसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जो संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, उसके द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग क में, अनुच्छेद 21 के भाग क में क को अनुच्छेद 21 के बाद जोड़कर, किसके बाद जोड़कर, अनुच्छेद 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब जो अनुच्छेद 21 था उसमें भाग क को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो संसद के द्वारा, जो संसद 2009 में पारित हुआ, शिक्षा का अधिकार संसद में कब पारित हुआ, सन 2009 में पारित हुआ तथा इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, शिक्षा के जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार संसद में सन 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से यह क्या हुआ, लागू हुआ। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से वर्तमान में हटा लिया गया है। पहले इसमें था नीति निर्देशक तत्वों में, और आज वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है, हटा लिया गया है और आज इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कौन सा है, शिक्षा का अधिकार, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आरटी भी कह सकते हैं। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 था उसमें एक भाग और जोड़ा गया, भाग का क्या है, भाग क्या जो जोड़ा गया वो शिक्षा का, जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है। अब देखेंगे इसकी मुख्य विशेषता, शिक्षा के अधिकार की मुख्य विशेषता। इसके अनुसार, किसके अनुसार, आरटी के अनुसार, शिक्षा के अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के, कितने वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बालकों को
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये है अनुच्छेद 21 का भाग क, अर्थात जिसे शिक्षा का मौलिक अधिकार भी कहते हैं, कि शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो मूल अनुच्छेद था 21, उसमें एक भाग जोड़ा गया है और उसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। यह संसद में 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ, संपूर्ण देश में लागू किया गया। मुख्य विशेषता एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये था शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट सेकंड स्टेप की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का महत्व या उनकी उपयोगिता। अभी हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य थे उनकी आलोचना। अभी तो हमने पढ़ा था मूल कर्तव्यों की आलोचना, और अब पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों का महत्व या उनकी उपयोगिता। यह जो पॉइंट था एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये जो नीति निर्देशक तत्व है। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। कोई भी सरकार की अवहेलना नहीं कर सकती, लागू करेगा या करिए उस पर डिपेंड करता है। ये एक राज्य के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इनका महत्व या उपयोगिता क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में हम चर्चा करते हैं। संवैधानिक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बहुत अधिक है, जिनको निम्न रूपों में स्पष्ट किया गया है। संवैधानिक दृष्टि से अर्थात संविधान की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बहुत ज्यादा है, जिनको निम्न रूपों में स्पष्ट किया गया है। अब देखेंगे कौन कौन से रूपों में इसको स्पष्ट किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है शासन के लिए आचार संहिता। फर्स्ट पॉइंट शासन के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। देखो, निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, कि न्यायालय को लागू नहीं कर सकता, किंतु इनके पीछे किसके पीछे? नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। जनमत जो शब्द है अर्थात जनता की शक्ति होती है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय। यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? जनमत की शक्ति। कौन सा है? जनमत की शक्ति। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, किंतु इनके पीछे जनता की शक्ति होती है, जो कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा क्या है? न्यायालय। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार, जनता के प्रति जो कोई भी सरकार उत्तरदायी, वो इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। किनकी? नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, शासन के मूल्यांकन का आधार। निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता या असफलता जांचने के लिए क्या है? मापदंड है कि जनता के द्वारा जो शासन किया जा रहा है अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो शासन कर रहे हैं, उनकी सफलता या असफलता को
जांचने या मापने का भी क्या है, मापदंड है। इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही सरकारों के विभिन्न कार्यों का क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। भारतीय संविधान के निर्माता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं है। कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, उनका मानना था कि संविधान का उद्देश्य, किसका, संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें एक तो सामाजिक और दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र का समावेश हो। कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों का क्या हो, समावेश हो। ठीक है। ये थे अब तक हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों के महत्व या उनकी उपयोगिता, जिससे मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट: शासन के लिए आचार संहिता, शासन के मूल्यांकन का आधार, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। अब इसमें जो एक पॉइंट है वो है लास्ट फाइनल पॉइंट, संविधान के क्रियान्वयन में सहायता। चौथा जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं, संविधान के क्रियान्वयन में सहायता। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के क्रियान्वयन में भी क्या है, सहायक है। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, संविधान के क्रियान्वयन सहायक। कहने का मतलब इस पॉइंट पर हम गौर करेंगे, निर्देशक तत्व शासन के, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए उत्तरदायी है। क्या है, उत्तरदायी है। कहने का मतलब अर्थात देश के प्रशासन के लिए, अर्थात देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं हैं। उत्तरदायी सभी सत्ताएं जिसको आप कह सकते हैं शक्तियां, उत्तरदायी सभी सत्ताएं इसके द्वारा निर्देशित होंगी, इसके द्वारा
निर्देशित होंगी तथा भारत में न्यायालय तथा भारत में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे, उचित महत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, ये था इसका फोर्थ पॉइंट। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्वों की जो महत्व या उपयोगिता है उसमें हमने अब तक 3 पॉइंट पढ़े। पहला, शासन के लिए आचार संहिता। दूसरा, शासन के मूल्यांकन का आधार। तीसरा, लोक कल्याणकारी ढांचे की रूपरेखा। और चौथा जो है संविधान के क्रियान्वयन में सार। इस पॉइंट को एक बार दोबारा देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए क्या है? उत्तरदायी, अर्थात देश के प्रशासन के लिए, अर्थात देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं, अर्थात सत्ताएं जिसको कह सकते हैं शक्तियां, इनके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा क्या होगी? निर्देशित होंगी। तथा आगे इसकी मुख्य बात है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में, संविधान की व्यवस्था के कार्य में या व्याख्या के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। संविधान की व्याख्या के कार्यों में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व भी प्रदान करेंगे। कहने का मतलब ये जो चारों पॉइंट थे वो थे नीति निर्देशक तत्वों क्या महत्व है, उनकी उपयोगिता से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को सरकार के द्वारा लागू किए जाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।